गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 17 मई 2021 है और दिन है मंडे। आई एम श्योर आप सबने अपना वीकेंड काफ़ी एंजॉय किया होगा। आज हमारे टेबल के ऊपर 4 इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। लेट्स क्विकली गो थ्रू ऑल ऑफ देम। बट उससे पहले अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू लेकर आया है एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स। कोर्स के फीचर्स, डेमो वीडियो, सारी चीज़ें आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी आई क्यू के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें एंड गो थ्रू आवर स्मार्ट कोर्सेस। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेकआउट माई टेलीग्राम चैनल। आप मुझे फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि एक साइक्लोनिक स्टॉर्म जिसका नाम है तौकते, तो ये तौकते जो हैं वो आने वाले 24 आवर्स में और ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी जो है वो और ज़्यादा गहरी होगी और ज़्यादा मजबूत होगी। और ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आई लिव इन राजकोट सिटी और राजकोट के बारे में मैं बताऊं तो कल रात यहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। ऑल ऑफ द सडन यू कैन सी के देयर वाज ए वेरी शॉर्ट स्पेल ऑफ रेन एज वेल। थोड़ी बहुत बारिश हुई, बहुत कम, लेकिन 5-6 मिनट इतनी कुछ बारिश हुई और काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही थी। आज इतनी तेज़ हवाएं नहीं हैं, बट डेफिनेटली यू कैन फील कि जो कूल ब्रीज होती है, सी ब्रीज जो है, ऐसी हवाएं जो हैं वो यहाँ पर गुजरात के अलग अलग शहरों में यू कैन लिटरली फील इट। और धीरे धीरे ये जो तौकते हैं वो और ज़्यादा मजबूत होने वाला है। तो लाइट जा सकती है, इंटरनेट शट डाउन हो सकता है, बहुत सारी जगहों पर कोस्टल एरिया में काफ़ी डैमेज भी हो सकता है। तो ये एक डेफिनेटली एक एक नेचुरल कैलामिटी है जिसको बहुत सारे हमारे राज्य जो हैं वो फ़िलहाल फेस कर रहे हैं। तौकते को ध्यान में रखते हुए हमारे होम मिनिस्टर साहब ने गुजरात के चीफ मिनिस्टर, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर और दमन और दीव जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं तो उनके एडमिनिस्ट्रेटर के साथ प्रिपेयर्डनेस को लेकर एक रिव्यू किया। आज एंटी कोविड ड्रग, देखिए आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वैक्सीन, आई एम टॉकिंग अबाउट अ ड्रग, यानी कि एक दवाई की बात है कि कोविड हो जाने के बाद जो दवाई दी जाती है। तो डीआरडीओ ने एक डेवलप की है 2DG। तो ये 2DG ड्रग जो है, ये दवाई जो है वो आज हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब लॉन्च करने वाले हैं। फिर ये भी खबर है कि भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है, ये कोरोना वायरस के अलग अलग स्ट्रेन्स जो हैं, इंडिया और यूके के स्ट्रेन्स के लिए भी अच्छी एक वैक्सीन है। दिल्ली में और ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन और ज़्यादा वक्त के लिए 24 मई तक इसको एक्सटेंड किया गया है। और टोटल हमारे देश में 18 करोड़ 22 लाख डोजेस कोविड वैक्सीन के दिए गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को ये आदेश दिया है कि भाई आप ध्यान रखिए कि गंगा और दूसरी जो नदियां हैं तो इनमें कोई डेड बॉडीज़ जो हैं उनको डंप ना करें। रेलवेज़ की बात करें तो टोटल 9,400 मेट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो अलग अलग राज्यों तक रेलवेज़ ने पहुंचाया है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स फॉर सेकंड डोज ऑफ कोविशील्ड विल बी गिवन ओनली आफ्टर 84 डेज, ये कहा है भारत सरकार ने। एंड गवर्नमेंट आस्क्स people not to share pictures and contact details of vulnerable children in distress situation in social media। सोशल मीडिया के ऊपर जो ऐसे बच्चे हैं, जो वल्नरेबल बच्चे हैं, तो इनकी तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया को ऊपर शेयर ना करें, ऐसा गवर्नमेंट ने लोगों को कहा है। और इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो एक युद्ध जैसी सिचुएशन चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो यूएन सेक्रेटरी जनरल ने भी एक सीज़ फायर की अपील की है। भारत ने भी यही कहा है कि दोनों साइड्स को एक्सट्रीम रिस्ट्रेंट डिस्प्ले करना चाहिए, एक्सट्रीम रिस्ट्रेंट फॉलो करना चाहिए। और बहुत सारे लोग जो हैं वो दे आर रिटर्निंग टू ढाका आफ्टर ईद। ईद के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो ढाका जो कैपिटल है वहाँ पर वापस जा रहे हैं। और एक एंटी पुलिस क्लैश हुआ था डीआर कोंगो में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, अफ्रीका का एक देश है, तो यहाँ पर हुआ था। तो वहाँ पर 30 लोगों को मृत्यु की सज़ा सुनाई है। और जो इटालियन ओपन है इसका टाइटल जीत चुके हैं रफाल नडाल नोवाक जोकोविच को हराकर ये टाइटल जीत गए हैं। फाइनेंस वर्ल्ड की बात करें, फाइनेंशियल न्यूज़ की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो
कोविड 19 की ये जो सेकंड वेव है, इसकी इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर, इसकी इम्पैक्ट इंडिविजुअल्स के ऊपर, लोगों के जीवन के ऊपर तो है ही, इसके साथ साथ इसकी इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर भी होती है। आप समझिए कि बहुत सारे बिजनेसेस फ़िलहाल बंद हैं। तो एक बिज़नेस बंद होता है तो वो बिज़नेस का इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम होगा, पानी का कंजम्पशन कम होगा, फिर आप सप्लायर से चीज़ों को नहीं मंगवाएंगे, आप किसी और को अगर सप्लाई कर रहे हैं तो वो लिंक टूट जाएगी, राइट। तो कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट या सर्विस नहीं मिलेगी। तो ये एक बिज़नेस की वजह से कितने अलग अलग बिजनेसेस या फिर स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट होती हैं। वैसे ही देश की बात करें तो एक देश में जब कोविड की लहर बढ़ती जाती है या फिर उसका उसका ख़तरा बढ़ जाता है, बहुत सारे लोग बीमार होने लगते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि उस देश का खर्च जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इस देश को दूसरे देशों से या फिर दूसरे बैंक से पैसे उधार में लेने पड़ते हैं। फिर बहुत सारे बिजनेसेस जो अच्छे खासे चल रहे थे लेकिन कोविड की वजह से अब वो अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो पहले वो प्रॉफिट में थे अब वो नुकसान में होंगे। तो फिर वो बैंक को पैसे ना दे पाएँ तो बैंक का भी लॉस होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी वजह से ओवरऑल जो हमारी एक इन्वेस्टमेंट का माहौल है, जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड सॉवरेन रेटिंग है, ये बिगड़ सकती हैं। इसके अलावा हाई डेट और फिस्कल स्ट्रेस और इंक्रीज फाइनेंशियल सेक्टर रिस्क, ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज ने ये कहा है कि ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी वजह से भारत का ग्रेड डाउन हो सकता है। इंडिया टू सीक यूएस सपोर्ट ऑन ग्लोबल पेटेंट वेवर फॉर मोर कोविड गेयर। यूएसए ने वैक्सीन को लेकर तो भारत को और साउथ अफ्रीका को सपोर्ट किया है कि वैक्सीन के ऊपर जो वेवर है उसको हटाने में यूएसए ने कहा है कि हम आपके साथ हैं। लेकिन भारत चाहता है कि सिर्फ वैक्सीन के ऊपर नहीं, जो ट्रीटमेंट के लिए जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, फिर डायग्नोस्टिक किट्स हैं, प्रोटेक्टिव गेयर्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, थेराप्यूटिक्स हैं, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर भी एक वेवर जो है वो होना चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल हम एक इमरजेंसी से लड़ रहे हैं। और लास्ट हैं अनसर्टेनिटी ओवर ऑक्शन ऑफ एमएम वेव्स कुड हिट 5G ट्रायल्स। एक तो हमारे देश में 5G ट्रायल्स लेट हो गए, अब ऊपर से ये खबर आ रही है कि कुछ दिनों पहले की बात है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने 5G ट्रायल्स को एक ग्रीन सिग्नल दिया। लेकिन अब भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया का कहना यह है कि हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये 26 गीगाहर्ट्ज़ या फिर 28 गीगाहर्ट्ज़ कौन सा स्लॉट या फिर कौन से बैंड्स जो हैं उसमें इसको ट्राई किया जाएगा। नेक्स्ट स्पेक्ट्रम सेल जो है उसमें ये वाला या फिर ये वाला कौन सा वेव बैंड ऑफर किया जाएगा, वी आर नॉट श्योर। तो इस अनसर्टेनिटी की वजह से भी 5G ट्रायल्स जो हैं वो डिले हो सकते हैं, और 5G ट्रायल्स डिले होंगे तो उतना लेट 5G टेक्नोलॉजी हमारे देश में आएगा और उतना लेट बाकी का जो भी एक प्रोसेस 5G के आने के बाद जो भी बदलाव हैं वो भी उतने लेट होंगे। ओपिनियन एडिटोरियल्स की बात करें तो आज का पहला जो आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का है, एक्ट वेस्ट थिंक ईस्ट। भारत की फॉरेन पॉलिसी जो है ये धीरे धीरे वेस्टवर्ड टिल्ट होने लगी है। वेस्टवर्ड की बात करें तो आई एम श्योर अब आपको पता लग गया होगा कि जब मैं वेस्टवर्ड की बात करता हूँ तो लगभग आप समझ लीजिए कि G7 के जापान को छोड़कर बाकी के जो 6 देश हैं, राइट, उनको आप एक वेस्टर्न वर्ल्ड कह सकते हैं। बड़े तौर पर यू कैन से वेस्टर्न वर्ल्ड, ये एक संस्कृति के ऊपर है, उसमें आप फिर रशिया और इन देशों को भी ऐड कर सकते हैं, यूरोपियन कल्चर को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन वी आर जनरली टॉकिंग अबाउट यूएसए, यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये सारे देश। तो भारत की फॉरेन पॉलिसी जो है वो धीरे धीरे टिल्ट ऐसे धीरे धीरे वेस्ट की तरफ झुकने लगी है, ऐसा हम डेफिनेटली कह सकते हैं। और मार्च में जो क्वाड की समिट हुई, देखिए इससे पहले की हमारी जो डिस्कशन थी उसमें मैंने आपको बताया था कि क्वाड जो है इसमें 2 इम्पोर्टेंट जो प्लेयर्स हैं, ऑफ कोर्स 4, एक तो क्वाड में सिर्फ 4 देश हैं, तो चारों के 4 देश को आप कह सकते हैं कि जो एक टेबल होता है उसके एक पिलर के बराबर हैं, राइट। चारों देश टेबल के एक लेग की तरह है, कि अगर ट्राइपॉड होता तो 3 लेग्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर वी हैव ए रेक्टेंगल टेबल विथ 4 लेग्स। तो चारों के 4 देश जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंडिया, और वैसे भी अगर क्वाड के हिस्ट्री को भी देखें
तो इंडिया और यूएसए जो हैं, ये दोनों देश सबसे इम्पोर्टेंट हैं, या फिर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे लिए यूएसए जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है इस क्वाड में। दूसरे देश भी हैं, राइट, बट यूएसए के साथ जो रिलेशनशिप है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। तो क्वाड की जो मीटिंग हुई मार्च में, ये इट्सेल्फ एक प्रकार से एक सर्टिफिकेट था, एक प्रकार से एक व्हाट इज़ द राइट वर्ड, एक प्रकार का एक शो, एक प्रकार का एक सिग्नल था कि ये कि भारत की जो पॉलिसी है ये वेस्टवर्ड अब टिल्ट हो चुकी है। क्लियरली, लिटरली हम वेस्टवर्ड टिल्ट हो चुके हैं, ऐसा हम इस क्वाड की समिट से कह सकते हैं। और इससे दूसरी चीज़ का सिग्नल भी मिलता है कि भाई चाइना जो है उसके लिए तो वी आर नॉट रेडी टू, आई वोंट से कि वर्क विथ चाइना, काम करने के लिए तो तैयार है, लेकिन चाइना जो है ये अब एक खतरा है, ये भी चीज़ इससे हम कह सकते हैं इस क्वाड की मीटिंग से। अब दूसरे देशों की बात करें, यूएसए के साथ तो जैसे ये क्वाड की मीटिंग हुई, अब दूसरे देशों की बात करें तो दूसरे देशों में आप देखिए यूके के साथ रिलेशनशिप। अभी 1-2 दिन पहले हम G7 के बारे में बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया कि इंडो पैसिफिक वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया था, फिर चाइना वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया था, राइट। फिर भारत के साथ, भारत भी कैसे मैन्युफैक्चरिंग और इसमें आगे बढ़ सकता है, तो यूके भी चाहता है कि भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप हों, और भारत भी डेफिनेटली ये पोस्ट ब्रेग्जिट रिलेशनशिप की बात करें, पोस्ट ब्रेग्जिट दुनिया की बात करें, तो यूके नए टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, नई एनर्जी के साथ, दूसरे देशों के साथ नई डील्स करना चाहता है। तो भारत इसमें ऑफ कोर्स एक लंबे टाइम से हमारी और यूके की एक हिस्ट्री भी रही है, तो देयर आर सो मेनी कॉमन थिंग्स बिटवीन इंडिया एंड यूके, तो इट बिकम्स अ बिट ईजियर। तो पोस्ट ब्रेग्जिट रिलेशनशिप भी हम यूके के साथ काफ़ी अच्छा डेवलप करना चाहते हैं। और यूरोपियन की बात करें, यूरोपियन देशों की बात करें, तो यूरोपियन देशों के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में एक लंबे टाइम से डिस्कशन चल रही थी, और एक लंबे टाइम से इसके ऊपर ब्रेक भी लग चुकी हैं। 2013 के बाद हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में डिस्कशन करना जो है वो छोड़ दिया है, लेकिन 2013 से 2021 की बात करें तो एक लगभग 8 सालों के समय में बहुत सारे बदलाव भी आ चुके हैं भारत में। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार भी आ गई 2014 से, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। तो अब हम चाहेंगे कि डेफिनेटली हम फिर से एक नई शुरुआत करें इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। बाय द वे, लेट मी क्विकली टेल यू, आप में से शायद बहुत सारे लोगों को ये पता ना हो कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें क्या चीज़ों को फ्री में हम ट्रेड करेंगे। नो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जनरली ये होता है डियर फ्रेंड्स कि मान लीजिए कि ये यूके हैं और ये इंडिया है, तो अगर हम यूके से लेट्स से 100 चीज़ें, दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड है, तो 100 चीज़ें भारत यूके को और 100 चीज़ें इंडिया यूके भारत को बेचता है, राइट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो ये जो 100 आइटम्स हैं उसमें से लगभग 80% जितनी आइटम्स जो हैं उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, लगभग 80% चीज़ों के ऊपर, राइट। ना तो इंडिया लगाएगा, ना तो यूके लगाएगा। तो ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि जस्ट इमेजिन कि गुजरात और महाराष्ट्र दोनों एक दूसरे से सटे हुए 2 राज्य हैं, राइट, एक दूसरे के साथ अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। तो गुजरात से कोई चीज़ आपने महाराष्ट्र भेजी और महाराष्ट्र कोई चीज़ गुजरात आई, तो उसमें कैसे कोई कोई ट्रक को नहीं रोकेगा, कोई इंपोर्ट ड्यूटी ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। सेम थिंग विल टेक प्लेस बिटवीन 2 कंट्रीज इन एफटीए। तो यूके और भारत जो है वो एफटीए में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अभी धीरे धीरे करके हम एक एक लेवल अप जाते जाएंगे, और फाइनल इवेंचुअल हमारा जो एक टारगेट है वो है दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ईयू के साथ भी यही एक हमारी एक एक विजन है, हमारी थिंकिंग है। लेकिन आई मस्ट टेल यू वन थिंग कि चाइना की जो स्पीड है, चाइना की स्पीड काफ़ी अच्छी है। देखिए, भले ही चाइना हमारा एक कॉम्पिटिटर रहा, राइवल रहा, लेकिन जो सच बात है वो तो सच बात है कि चाइना का जो काम करने का तरीका और उनकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। चाइना ने कुछ टाइम पहले ही यूरोपियन यूनियन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। फिर
आपको पता है RCEP भी एक प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाला पूरा जोन है। भारत अब इसका पार्ट बनने वाला था, लेकिन भारत ने फिर डिसाइड किया कि हम इसका पार्ट नहीं बनेंगे। तो ऐसी बहुत सारी जगहों के साथ चाइना ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है, तो ये भी हमारे लिए एक डेफिनेटली एक चैलेंज है। और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो हैं उसकी शुरुआत घर से ही होती है। आप इंटरनेशनल होना चाहते हैं, लेट्स से कि आपकी एक फैक्ट्री है, तो आप लोकल एरिया में चीज़ों को सप्लाई करते, धीरे धीरे आप बढ़ते गए अपने अपने राज्य में, फिर पूरे देश में, फिर देश के बाद आप सोचेंगे कि अब मैं इंटरनेशनली भी इस चीज़ों को बेचना चाहूँगा। तो आपका होम जो आपकी डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ पर तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो, उसके बाद ही आप जा सकते हैं ना इंटरनेशनल। सेम थिंग गोज़ विथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और बिजनेस रिलेशनशिप, कि आपके जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, फिर आपका एग्रीकल्चर, आपकी सरकार की चीज़ों को ख़रीदने का तरीका, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सारी चीज़ें डोमेस्टिक लेवल पर आपको चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तब जाकर आपके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और ये सारी चीज़ों के रिजल्ट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। द यूके डील इज़ लाइकली टू बी मच फास्टर बिकॉज ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट्स ऑन बोथ साइड्स। यूके भी चाहता है, भारत भी चाहता है, तो इसकी वजह से ये डील जो है वो थोड़ी फास्ट हो जाएगी। लेकिन यूरोपियन देशों के साथ तो शायद इतनी स्पीड हमें देखने को ना मिले, क्योंकि बहुत सारे देश हैं और बहुत सारे उनके कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट होती हैं। एनीवे, कुछ चीज़ें जो हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि मोदी सरकार के आने के बाद भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं, जैसे कि सैनिटेशन, क्लीन वाटर, स्मार्ट सिटीज़ एक्सेट्रा। तो यूरोपियन देश जो हैं, बहुत सारे यूरोपियन देश इसमें एक्सपर्ट है। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे थे नेदरलैंड्स के बारे में, तो वाटर मैनेजमेंट में नेदरलैंड्स काफ़ी अच्छा है। तो नेदरलैंड जैसे देश के साथ हम फिर स्विट्ज़रलैंड जो है, तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और टूरिज़्म में वो काफ़ी अच्छा है। तो ऐसे देशों, ऑस्ट्रिया है, तो फिर एडवेंचर स्पोर्ट्स में हम उनके साथ हमारा हिमाचल और कश्मीर और एक्सेट्रा इन जगहों पर एडवेंचर स्पोर्ट्स को सेटअप करना, टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिर हम एक दूसरे के साथ मिलकर कर सकते हैं। दूसरे भी इम्पोर्टेंट प्लेयर्स, यूरोपियन कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन में फ्रांस एक ऐसा देश है जो भारत के लिए गो टू पार्टनर बन चुका है। गो टू पार्टनर यानी कि डिफेंस हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो, या फिर मल्टीलैटरल स्पेयर्स में, स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में। यू कैन से कि पहले जो हम रशिया के साथ एक रिलेशनशिप जो था, अब आप कह सकते हैं कि रशिया को शायद रिप्लेस कर दें फ्रांस। तो इतने अच्छे रिलेशनशिप हमारे बन चुके हैं। और 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो नॉर्डिक देश जैसे कि ये नोकिया और दूसरी जो इन देशों की स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, ये सारे देशों की जो अलग अलग कंपनीज़ हैं 5G, AI और सेमीकंडक्टर्स वाली कंपनीज, तो ये भारत की वन ऑफ द फेवरेट रही है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि यस, एक टिल्ट है ये, अगर वेस्टर्न वर्ल्ड है और ये हैं ईस्टर्न वर्ल्ड, तो भारत का जो एक पेंडुलम है वो डेफिनेटली वेस्ट की तरफ फिलहाल देखने को मिलता है। रिपेयर सरकार, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये एक आर्टिकल है। रिसोर्सेस ना होना, अगर आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, वो एक डिफरेंट सिनारियो होता है। और एक सिनारियो ये है कि आपके पास रिसोर्सेस हैं लेकिन आप उसको मैनेज नहीं कर पाते। लाइक भारत की बात करें, फूड, तो एक ऐसा वक्त था जब भारत के पास पर्याप्त मात्रा में फूड की क्वांटिटी नहीं थी, तो वो चीज़ अलग थी। लेकिन आज हमारे देश में इतना खाना पीना उगाया जाता है, इतनी दाल, चावल, गेहूँ, कि हम पूरे देश में हर एक व्यक्ति 3 टाइम अगर खाएं तो हम आराम से, हर एक व्यक्ति जो है वो एक प्रॉपर डाइट ले सकता है। लेकिन अभाव किस चीज़ का है? MGMT यानी कि मैनेजमेंट का अभाव है। सेम थिंग गोज विथ फाइट अगेंस्ट कोविड-19। एक वक्त था जब भारत के पास टोटल हमारे देश में 40,000 वेंटिलेटर्स थे, फिर अलग अलग जगहों से 50,000 वेंटिलेटर्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग अलग राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट किए। आज देखिए कि कर्नाटका में 80% है, 2025 ऐसे वेंटिलेटर्स हैं जो 2025 में से कुछ 80% जितने वेंटिलेटर्स हैं जो अनयूज्ड हैं। कर्नाटका में भी
सॉरी कर्नाटका की ये सिचुएशन है, बिहार में 109 में से 47 अनयूज्ड है, पंजाब में 320 में से 285 अनयूज्ड है या फिर डिसफंक्शनल हैं, राजस्थान में 1400 जितने। और एक्सक्यूजेस क्या है कि भाई एक तो हमारे पास स्टाफ नहीं है, या फिर मेडिकल जो दूसरी चीज़ें चाहिए वो आपके पास नहीं है, या फिर कोई चीज़ें इसमें बिगड़ गई एक्सेट्रा, तो माल फंक्शन का फियर। तो इस प्रकार की एक्सक्यूजेस की वजह से रिसोर्सेज होने के बावजूद भी हम इनका अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो दिस इज़ प्योर यू कैन से लैक ऑफ मैनेजमेंट। गोवा जो है हमारे देश का हाईएस्ट पर कैपिटा जीडीपी की बात करें तो गोवा का नंबर आता है। और गोवा जैसे राज्य में सिचुएशन ये है कि गवर्नमेंट की हॉस्पिटल जो हैं, इस एक हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन सप्लाई के प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को मिले थे। तो दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल। और हमारी ब्यूरोक्रेसी राइट, जिसको हम आयन स्टील फ्रेम कहते हैं, स्टील फ्रेम ऑफ आवर कंट्री, और ब्यूरोक्रेट्स इतने पढ़े लिखे लोग इतने डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशंस और ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ों से गुजरते हैं। और सिचुएशन हमें ये देखने को मिलती है कि बहुत सारी जगहों पर क्या हुआ है कि अगर आप हॉस्पिटल में हैं, कुछ ऐसी हॉस्पिटल्स हैं जिनको गवर्नमेंट डायरेक्टली रेमडेसिविर और दूसरी जो भी एसेंशियल दवाई है वो प्रोवाइड करती हैं। अब बहुत सारी हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल न होने की वजह से कुछ लोग घर से भी ट्रीटमेंट लेते हैं। अब वे लोग जो घर से ट्रीटमेंट लेते हैं, अगर उनके जो डॉक्टर हैं वो लिख भी देते हैं, अगर लेटर पैड के ऊपर लिख देते हैं कि भाई आप इस व्यक्ति को रेमडेसिविर के इंजेक्शंस की आवश्यकता है, तो आपको आपकी फ़ाइल जो है वो प्रोसेस होने में 5-6 दिन लग जाएंगे। और 5-6 दिनों के बाद मीन्स अगर आपने कहीं से ब्लैक मार्केट करके या फिर किसी के पास से कुछ भी जुगाड़ करके आपने रेमडेसिविर मिल गया और आपकी लत से जान बच गई तो अलग बात है, वरना फिर इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और 5-6 दिन के बाद सिचुएशन ये होगी कि आप अपनी फ़ाइल के बारे में पूछेंगे तो कहेंगे कि भाई आपने फ़ाइल तो 1 तारीख को अप्लाई की थी, आज ऑलरेडी 7th डेट हो चुकी है, तो अब आपकी फ़ाइल रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि पहले 5-6 दिनों में ही इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। यू सी, तो ये ऐसी सिचुएशन भी चल रही है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? ऑफ कोर्स सरकार के ऊपर है। ब्यूरोक्रेट्स और ऑफिशियल्स जो चलाते हैं पूरी चीज़ों को, उनको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। कोविड की सिचुएशन हम जानते हैं कि अब रूरल एरिया में फैलने लगा है और रूरल एरिया में कोई भी फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं है। लास्ट ईयर जो डर था कि लोग गांव वापस जाएंगे तो गांव में ये कोविड फैलेगा, लेकिन अब ये फैल चुका है, फैलने लगा भी है। तो ये सिचुएशन जो है दिस इज़ वेरी सैड, वेरी बैड सिचुएशन। और कुछ राज्यों ने अच्छी चीज़ की है, कुछ राज्यों ने अपने एमपीज़ और एमएलएज़ को भी कहा है और जो गांव के जो पंचायत मेंबर्स हैं, सरपंच, और उनको भी बताया है कि आप लोकल नीड्स जो हैं उनको खुद उनको पावर दिए गए हैं, कुछ फंड्स दिया गया है कि आप खुद तय करें, खुद डिसीजन लें। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन वाला आइडिया जिन राज्यों ने अप्लाया है दैट इज़ वेरी गुड। और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी ये कहा है कि एक प्रॉपर ऑनेस्ट ऑडिट होना चाहिए जितने भी केसेस हो रहे हैं आपके वहाँ पर, एंड दिस इज़ हाउ इट शुड बी। अगर आपके राज्य में ज़्यादा लोगों को बीमारी हो रही है, ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो राइट आंकड़े दिखाइए। राइट आंकड़े जब होंगे आपके पास तब जाकर आप आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि सिचुएशन कैसी है। सिचुएशन को अच्छी करके दिखाना या फिर आंकड़े छुपाने से कुछ नहीं होगा, कोविड थोड़ी छुप जाएगा। द रोड फ्रॉम लद्दाख इज पेव्ड विद डिस्रप्शन। लगभग 1 साल हो चुका है और ये भारत और चाइना के बीच में LAC के ऊपर जो सिचुएशन है वो आज भी सॉल्व नहीं हुई है। टू बी ऑनेस्ट, इससे पहले की जो सिचुएशंस हुई थी उसमें कोई 8-9 साल जो हैं वो लग गए थे, और यहाँ पर भी ये वाली सिचुएशन जो हुई है तो इसको तो और ज़्यादा सीवियर कहा जाता है। तो इसमें 8-9-10 साल लग जाए तो इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, जजिंग फ्रॉम व्हाट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट। अब कमर्शियल सैटेलाइट इमेजनरीज, पेयर्स ऑफिशियल स्टेटमेंट्स और कुछ इंटरव्यूज से ये पता चलता है कि 7 जगहों पर जहाँ पर क्राइसिस, डिस्पंग प्लेन्स, गलवान, गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स, नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग सो लेक, कैलाश रेंज, देमचोक, ये सारी जगहों के ऊपर जो है एक कन्फ्रंटेशन हुआ था, राइट। और गलवान में डेडली क्लैशेस हुए थे, लेकिन आज भी सिचुएशन जो है मीन्स वी आर हेड टू हेड
हेड टू हेड यानी कि आमने सामने हम खड़े हैं। भारत ने कैलाश रेंज की कुछ ऐसी जगहें हैं उनको ऑक्यूपाई कर लिया था, तो इसकी वजह से चाइना के ऊपर काफ़ी प्रेशर भी क्रिएट हुआ। फरवरी 2021 की बात करें तो दोनों साइड्स ने ये एग्री किया कि नॉर्थ बैंक जो है पेंगोंग सो लेक की, तो इसमें से डिसएंगेज करेंगे दोनों। और आपकी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये कुछ लोकेशंस हैं। ये F1 F2 जो लिखा हुआ है, दिस आर फिंगर्स, इसको फिंगर 1 फिंगर 2 कहते हैं। और ये रहा पेंगोंग लेक। और लेट मी जूम इट आउट एंड शो यू वन थिंग, एक सेकंड। देखिए कि ये जो लाइन है, रेड लाइन, दिस वन, ये भारत कहता है कि LAC जो है वो यहाँ तक है, चाइना कहता है LAC जो है वो यहाँ तक है। दोनों इस रीजन में पेट्रोलिंग करते रहते हैं। लेकिन अब सिचुएशन ये हो गई कि भारत लगभग यहाँ तक है और चाइना जो है वो लगभग यहाँ तक है, और ये वाले एरिया में भी एक दूसरे के सामने सामने हम खड़े हुए हैं। तो ये पूरा जो ये पेंगोंग सो लेक में जो एक डिसएंगेजमेंट हुआ, और फिर हमारे राजनाथ सिंह साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था पार्लियामेंट में कि आने वाले 48 आवर्स में दोनों कमांडर्स के बीच में, सीनियर कमांडर्स के बीच में मीटिंग होगी, और बाकी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। में सॉल्व हो जाएगा लगभग 48 आवर्स में, डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस जो है वो हो जाएगी, और दूसरी जगहों पर भी डिसएंगेजमेंट हो जाएगा। तो ऐसा लग रहा था कि चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। लेकिन 9 अप्रैल में जो मीटिंग हुई कमांडर्स के बीच में, इंडिया और चाइना के कमांडर्स के बीच में, उसमें चाइना ने क्लियरली मना कर दिया कि नहीं भाई, हम वी आर नॉट रेडी टू लिसन टू यू, और आप जो बता रहे हैं वो कंडीशंस फुलफिल नहीं की जा सकती। और पता तो था भी कि ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन हमने कैलाश रेंज जो है उसमें जो हमारा एक लिवरेज था, एक अपर हैंड था, तो ये डिसएंगेजमेंट के चक्कर में हमने उस चीज़ को छोड़ दिया। हमने ये कहा कि चलो हम ये छोड़ देते हैं तो आप ये कर लीजिए। तो ऐसी बातों बातों में मीन्स चाइना जो है वो शायद हमारे साथ एक गेम जो है वो खेलने में कामयाब हो गया। PLA ट्रूप्स जो हैं वो अब इंडिया को अपनी जो हमारी जो पहले जो हम टेरिटरी को पेट्रोल करते थे, तो अब उन चीज़ों वहाँ पर जाने के लिए भी मना कर रहे हैं, वो हमें रोक रहे हैं कि भाई आप पेट्रोलिंग ना करें। और अब दूसरे एरियाज़ की बात करें, फॉर एग्जांपल ये दिस इज़ द सिचुएशन एट LAC के इट्स लुकिंग डिफ़िकल्ट। ये डिफ़िकल्ट डेफिनेटली लग रही है सिचुएशन, और जैसे मैंने बताया कि और ज़्यादा वक्त लग सकता है। दूसरी जगहों पर ऐसा लग रहा था कि भारत जो है वो काफ़ी आगे चल रहा है या फिर काफ़ी आगे हैं। फॉर एग्जांपल क्वाड की बात करें तो क्वाड में भारत ने क्वाड की मीटिंग में ये कहा कि भाई बिलियन डोजेस पैदा करेंगे और फिर इंडो पैसिफिक रीजन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब भारत खुद दूसरे देशों से वैक्सीन और ये सारी चीज़ें मदद जो है लगभग 14-15 सालों से हमने किसी देश की मदद नहीं मांगी थी, लेकिन अब सिचुएशन ये आ चुकी है कि हमें दूसरे देशों से मदद मांगनी पड़ रही है। फिर टू फ्रंट की सिचुएशन, एक तरफ चाइना है तो एक तरफ पाकिस्तान है, तो दोनों एक साथ हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। तो हम बैक चैनल के माध्यम से UAE ने दोनों देशों के बीच में एक सीज फायर एग्रीमेंट जो है वो फिर से करवा दिया है, लेकिन पता नहीं कब चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान जो है वो भारत के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करे या फिर हमला कर दे। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने एक मैसेज भेजा हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को, कहा कि भाई हमें दुख है जो आपके देश में सेकंड वेव चल रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने हमारे S जयशंकर साहब के साथ भी बातचीत की और कहा कि हम आपको सामान और ये सारी चीज़ें भेजेंगे। लेकिन अभी 1-2 दिन पहले की खबर ये आ रही है कि हमारे हांगकांग में जो हमारे एम्बेसडर हैं प्रियंका चौहान, तो उन्होंने चाइना को कहा है कि भाई आप अपना सामान जो हमें दे रहे हैं तो इसकी प्राइस कम होनी चाहिए, आप इसकी प्राइस क्यों बढ़ रही है। तो चाइना का कहना यह है कि भाई ये कॉमर्शियल है। वैसे चाइना दूसरे देशों को ये कहता है कि हम भारत की मदद कर रहे हैं, लेकिन भारत क्लियरली कहता है कि ये कोई मदद नहीं है, ये दो देशों के बीच में जो दो अलग अलग कंपनीज हैं उनके बीच में करार हो रहे हैं, डील हो रही है। हमारे देश की कंपनीज चाइनीज़ कंपनीज से कुछ सामान मंगवा रही है, कोविड रिलेटेड सामान, तो ये प्योर बिजनेस डील्स हैं, ये कोई चैरिटी नहीं कर रहे आप लेकिन चाइना ये ऐसा दिखा रहा है कि वो चैरिटी कर रहा है। तो ऐसे कोविड की वजह से भी थोड़ी बहुत हमारी जो वीकनेस है वो हम कह सकते हैं, थोड़ा देश हमारा वीक हुआ है बिकॉज ऑफ दिस थिंग। और भारत ने क्लियरली बता दिया था, आपको याद होगा मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि
एस जयशंकर साहब ने क्लियरली बता दिया है कि देखिए भारत के साथ रिलेशनशिप अगर आपको रखने हैं तो बॉर्डर एरिया जो है ये शांत होना चाहिए। चाइना ने कहा बॉर्डर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ओवरऑल रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज़ में दोनों देशों के बीच में मन मिलाप नहीं है। ओके, सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग। ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में थी। काफ़ी लंबा आर्टिकल था लेकिन काफ़ी सारे पॉइंट्स बेस में थे। अब वैक्सीनेशन की बात करें तो यू नो इट वेरी वेल के वैक्सीनेशन ही इसका एक तोड़ है। हमारे देश में 2 डोजेस लिए हैं ऐसे 3% पॉपुलेशन, और 1 डोज लिया हुआ ऐसे 10.4% पॉपुलेशन है। तो इसमें हम बहुत ही पीछे हैं। सप्लाई तब बढ़ेगी जब हमारे देश में ज़्यादा अलग अलग जगहों पर प्रोडक्शन किया जाएगा तब। और अब तो स्पुतनिक अवेलेबल है, लेकिन स्पुतनिक भी लगभग प्राइस 1000 रुपीज़ है, 995 GST के साथ है। आपसे पकड़ लीजिए 1000 रुपये, तो 2 डोज लेंगे तो 2000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। बहुत कम लोग ऑफ कोर्स इसको अफोर्ड कर पाएंगे। और ट्रिप्स के बारे में हमने बात की, राइट। अगेन आई बिलीव कि ट्रिप्स की डिटेल्स में जाने की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो ट्रिप्स जो हैं ये तो हैं ही। ट्रिप्स की वजह से मीन्स इसमें वेवर की वजह से आपको ज़्यादा प्रोडक्शन की फैसिलिटी क्रिएट की जा सकती है। लेकिन भारत ने जो स्टेटमेंट, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसलिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ कि सुप्रीम कोर्ट में देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि एक्सरसाइज ऑफ स्टैट्यूटरी पावर्स अंडर द पेटेंट्स एक्ट 1970 कैन ओनली प्रूव टू बी काउंटर प्रोडक्टिव एट दिस स्टेज। इंटरनेशनल लेवल पर WTO में हम ये कह रहे हैं कि भाई वेवर दीजिए, हम यहाँ पर अलग अलग जगहों पर वैक्सीन प्रोड्यूस करना चाहते हैं। और हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में भारत ये कह रहा है कि अगर ये पेटेंट एक्ट जो है उसमें कुछ बदलाव किए गए तो ये फ़िलहाल जो सिचुएशन है उसके खिलाफ होगा, ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। तो दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज, इज़न्ट इट। ये बहुत ही स्ट्रेंज स्टेटमेंट दिया है भारत सरकार ने। बेस्ट इज़ टू प्रोड्यूस एज मेनी वैक्सीन डोजेस एज पॉसिबल और उनको जल्द से जल्द डिस्ट्रीब्यूट करें, तब जाकर ये वेव जो है वो रुकेगी। सैटरडे को जो क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। आज का आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ये रहा। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।